नमस्कार। आप सभी को स्वागत है द प्लेटफॉर्म बाय डॉक्टर नवीन कुमार सिंह चैनल पर। जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। और जिस प्रकार से हमारा ये मंजीत कुमार जी, ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। और जिस प्रकार हमारा महामैराथन सीरीज चल रहा है, और आज महामैराथन सीरीज में सेट नंबर ज्योग्राफी का जो हमारा सेट नंबर है वो है 36। सेट नंबर कितना है? 36। तो 36 के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और 36 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? काला धब्बा मतलब कि सन स्पॉट। सन स्पॉट, ठीक है। तो सूर्य में क्या होता है कि जैसे कि सूर्य में बहुत सारे लेयर है। जो सन के बारे में बात करते हैं, सन हमारा एक स्टार है और वो स्टार में कई लेयर है। उसमें से एक विशेष लेयर होता है जहां पर कि सन स्पॉट बनता है। और ये सन स्पॉट इसलिए बनता है क्योंकि जो पृथ्वी, जो सूर्य का अपना रोटेशन है, उस रोटेशन की वजह से एक ग्रेविटेशनल फील्ड का निर्माण होता है, ठीक है। और जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, सूर्य से आने वाली किरणों को अपने अंदर वो क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। जब सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित कर लेता है तो वहां पर एक ब्लैक होल का निर्माण होता है, ब्लैक स्पॉट का निर्माण हो जाता है, ठीक है। वहां से कोई भी सूर्य की किरण पार नहीं हो पाती है और वो क्या कैसा दिखाई देता है? ब्लैक दिखाई देता है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से होता है, ग्रेविटेशन की वजह से होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। ग्रेविटेशनल नहीं, किसकी वजह से होता है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। यह जो होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड से सूर्य की किरणें जब आती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? अपने अंदर उसको खींच लेता है और वहां पर एक ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है जिसे हम लोग बोलते हैं सन स्पॉट। अब ये क्यों बनता है? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है क्यों बनता है, कैसे बनता है, इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ये मॉडर्न फिजिक्स का विषय है। आपको ये जानना है कि इसके बारे में। हाँ, तो निकलवा लो, कोई बात नहीं, भेज देते हैं तुमको। कलर नहीं। हाँ, कलर का निकलवा लो। हाँ, अब ये भेज दो तुमको, के बाद भेजेंगे, अभी क्लास ले लें, भेजेंगे ना तुमको। फोटो रहता है हाँ 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 हाँ, फोटो वाले पेज पे, ए फोर साइज वाले पे। हाँ, उसके ऊपर निकलवाना है। हाँ हाँ, निकलवा लो, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड व्यवस्था जिसकी वजह से वहां पर क्या बन जाता है? एक ब्लैक स्पॉट बन जाता है। और इसमें जो है एब कुक ने इसके बारे में 1961 ईस्वी में चर्चा की थी। जिसके बारे में नहीं जानना, ये मॉडर्न फिजिक्स का विषय है। सिर्फ आप ये जानिए कि सूर्यातप की मात्रा में वृद्धि, ठीक है, या कमी के लिए ये सन स्पॉट जो है बहुत हद तक जिम्मेदार होता है। सन स्पॉट के बनने या नहीं बनने से जो सूर्य की जो इंसोलेशन की जो मात्रा होती है उसमें 2% की कमी या वृद्धि होती है। इंसोलेशन मतलब कि सूर्यातप, ठीक है। और इंसोलेशन का हिंदी में, इंग्लिश में सूर्यातप को हिंदी में सूर्यातप बोलते हैं। और इंसोलेशन जो सूर्य से आने वाले लघु तरंगे है उसको हम लोग इंसोलेशन कहते हैं, सूर्यातप कहते हैं। तो ये इसके बनने या नहीं बनने से 2% जो मात्रा में वृद्धि होती है। तो जितनी जो एनर्जी है सूर्य की, उसकी तुलना में 2% कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी ये धरातल पर बहुत ज़्यादा असर डाल देती हैं, ठीक है। तो ये जो है ब्लैक स्पॉट है। अब पहले बात है कि ब्लैक स्पॉट जो है सन स्पॉट जो होते हैं, ठीक है, जो सन पर ये जो सन स्पॉट बनते हैं जिसमें काला धब्बा होता है, ये बनता बनता कहाँ पर है? ये बनता है फोटोस्फीयर में। कहाँ बनता है? फोटोस्फीयर में। तो एक क्वेश्चन आपका तो ये हो सकता है कि जो सन स्पॉट जो बनता है वो कहाँ पर बनता है? तो ये बनता है फोटोस्फीयर में। ध्यान रखेंगे, कहाँ पर बनता है? फोटोस्फीयर में बनता है। ये देखिए, यही ब्लैक स्पॉट है जो दिखाई देता है। इसी जो सूर्य है इसी को यहाँ पर, ठीक है, ये डायग्राम को दिखाया गया है। उसके अंदर के भाग को आपने देखा होगा कि ये हमारा इनर कोर है। इनर कोर के बाहर में हमारा रेडिएटिव जोन है। रेडिएटिव जोन के बाहर में हमारा कन्वेक्टिव जोन है। कन्वेक्टिव जोन के बाहर में हम जब बात करते हैं यहाँ पर सब सरफेस फ्लो है।
और फ्लोज है, और सब सरफेस के बाद हमारा फोटोस्फीयर है, फोटोस्फीयर के बाहर में क्रोमोस्फीयर है, और उसके बाद कोरोना है। लेकिन जो ब्लैक स्पॉट जो बनता है, जो है ठीक है, जो सन पर ब्लैक स्पॉट बनता है वो फोटोस्फीयर में बनता है, और इसके बनने का मुख्य कारण क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक तो पहले हम देख लेते क्या क्या है। पहला हमारे सामने ऑप्शन है सूर्य के एक बड़ा काला छेद है। छेद नहीं है, ये स्पॉट है। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सूर्य से रोशनी दिन और रात हमेशा आते रहती है। ये बात है कि पृथ्वी रोटेशन के कारण कहीं दिन और कहीं रात होता है। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। बस आप ध्यान रखेंगे कि फोटो स्फीयर में बनता है, ये हमारा है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य के निकटतम तारा, सूर्य अपने आप में एक तारा है, हम जानते हैं कि सूर्य क्या है? एक तारा है। लेकिन सूर्य के अलावा सूर्य हमारा सबसे निकटतम तारा है, ठीक है। लेकिन सूर्य से हमारा यहाँ से जो है सूर्य के बाद जो बात करते हैं कि सूर्य के बाद जो निकटतम तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। और ये जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी जो होता है, ये सूर्य के बाद जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। और यह जो है यहाँ पर लिखा हुआ 4.2 सेकेंड, 42 वर्ष, 4.2 ईयर्स नहीं होता है। जिस प्रकार से हम अपने जीवन को सप्ताह में, महीनों में, वर्षों में डिवाइड करते हैं, पृथ्वी का जो आयु है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो पृथ्वी की बात करते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है, वहाँ पर हम पृथ्वी को प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, इओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन को डिवाइड करते हैं, और उसके एक पीरियड रहता है कितने से इतने साल का वर्ष जो है किसके अंतर्गत है, कैम्ब्रियन है कि प्री कैम्ब्रियन है कि ऑर्डोविशियन है कि सिल्यूरियन है। उसी प्रकार से सूर्य जो हमारा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है, सेलेस्टियल बॉडीज है, ठीक है, खगोलीय पिंड है, उनके बीच की दूरी बहुत अधिक है, जिसे हम मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं, किलोमीटर में नहीं माप सकते हैं। इसके लिए जो यूनिट का इजाद किया गया है, उस यूनिट का नाम है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। और एक लाइट ईयर जो होता है, ठीक है, 0.95 10⁻16 मीटर होता है, ठीक है, ठीक है। ये इतना डिस्टेंस जो होता है एक लाइट ईयर होता है। और प्रोक्सिमा सेंचुरी और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, सॉरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो है 4.2 वर्ष। यहाँ पे वर्ष नहीं होकर क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष होगा। क्या होगा? प्रकाश वर्ष हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष, 4.2 प्रकाश वर्ष। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ऐसे अगर ये क्वेश्चन अगर आ जाता है कि सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी, उसके बाद कौन सा तारा है नजदीक में पृथ्वी के, तो हो जाएगा अल्फा सेंचुरी। उसका नाम क्या है? अल्फा, ठीक है, अल्फा नाम है। तो ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी नहीं होगा पप्पू कुमार जी, बी नहीं होगा। 4.2, ठीक है, 4.2 प्रकाश वर्ष होगा, ठीक है, 4.2 बी नहीं होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। सिजगी क्या है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित है। सूर्य और चंद्रमा के बीच की स्थिति है। तीसरा है पृथ्वी के एक ही ओर सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है। पहले इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, स्टेटमेंट के बारे में, और बात करते हैं हम लोग कि ठीक है, आप अगर पप्पू जी को लगता है तो मैं देख लूंगा, हो सकता है कि मुझसे ही एरर हो, कोई बात नहीं, उसको देख लिया जाएगा। अब देखिए सिजगी क्या होता है। यहाँ पर क्या है? सूर्य है, सन है, सन के बाद जो है यहाँ पर अर्थ है, अर्थ है, और अर्थ के बाद यहाँ पर मून है। क्या है? मून है। जब ये एक सिद्ध में होते हैं, इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं सिजगी। क्या कहते हैं? सिजगी। ये स्थिति कहलाती है सिजगी, ठीक है। सूर्य
अर्थ और मून इस स्थिति में होते तो क्या बोलते हैं, सिजगी। इस सिजगी के दो सिचुएशन है, क्या है, दो सिचुएशन है। इसके अगर हम बात करें सिजगी के बारे में तो दो सिचुएशन है। कौन कौन से सिचुएशन हो सकते हैं? एक तो सेम उसी प्रकार से हो जाएगा कि सन है, सन के बाद यहाँ पर अर्थ है, अर्थ के बाद यहाँ पर क्या है, मून है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं अपोजिशन। ये सिचुएशन कहलाता है अपोजिशन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अपोजिशन। ठीक है, हम कर देते हैं, तुमको रख दो वहां। इसके बाद जो है सन हो गया, इसके बाद मून है, और यहाँ पर अर्थ अगर आ जाता है, इस व्यवस्था में अगर स्थिति रहती है, ये सारे जो सौर्य, ये जो हम दिखा रहे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में अगर सिचुएशन इस प्रकार से अगर आ जाती है तो इस स्थिति को बोलते हैं कंजक्शन। क्या बोलते हैं, कंजक्शन। ठीक है, तो सिजगी है, ये भी सिजगी है, ये भी सिजगी है, दोनों की स्थिति सिजगी ही कहलाती है। तो क्या कह रहा है, अब बात करते हैं सूर्य पृथ्वी चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्योंकि दोनों में स्थिति तो एक ही है, बस ये है कि पृथ्वी और चंद्रमा की लोकेशन जो है क्या हो रहा है, वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही और अभिक्रम। ये प्रश्न मुझे लगता है कि ज्योग्राफी में अगर कहीं परीक्षा अगर होती है और ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अधिकतर बार प्रश्न पूछे जाने वाला में से क्वेश्चन ये भी है। शायद ही कोई परीक्षा होगा जिसे एक क्वेश्चन नहीं रह रहा है। जब पृथ्वी की बात करते हैं तो देखिए, पृथ्वी में ये हमारी क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं पृथ्वी के बारे में। ये ऊपरी भाग हमारा क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रस्ट। ये नीचे का भाग हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है मेंटल। और ये जो बीच का भाग होता है ये होता है क्रोड। ये है 0 किलोमीटर, ये है 33 किलोमीटर, और ये है 2900 किलोमीटर, आप जानते होंगे आप सभी लोग। और ये है 6371 किलोमीटर। ठीक है, 6371 किलोमीटर, किलोमीटर में है, ये सब किलोमीटर है आप। ठीक है, तो कह रहा है कि भूपरपट्टी के बारे में पाए जाने वाले तत्वों का। तो जब भूपरपट्टी में तत्वों के बारे में बात किया जा रहा है तो भूपरपट्टी में जो तत्व पाए जाते हैं वो होता है, शॉर्ट नेम है ओशियाल। क्या होता है, ओशियाल। ओशियाल का मतलब होता है, ओ मतलब ऑक्सीजन, SI मतलब सिलिकॉन, और AL मतलब एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ये जहां पर होंगे वही आंसर इसका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ए से एल्यूमिनियम। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, इसके बाद लोहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक बात समझने की और जरूरत है। अगर भूपरपट्टी न होकर के दे देता है कि संपूर्ण पृथ्वी शब्द यहाँ पर आया था कि संपूर्ण पृथ्वी में विभिन्न, भूपरपट्टी के बदले में क्या रहता, संपूर्ण पृथ्वी, तो इसका आंसर अलग हो जाएगा। अगर पूछ जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी में विभिन्न तत्वों का क्या क्रम है, तो जब संपूर्ण पृथ्वी के बारे में रहता है तो यहाँ के लिए कोड है, इसको कहा जाता है फेओसी। फेओसी मतलब इसका Fe मतलब होता है लोहा, फेरस, लव हो गया। O मतलब हमारा ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन, और SI क्या मतलब होता है, सिलिकॉन। क्या होता है, सिलिकॉन। ठीक है, तो ये हमारा है। अगर पूछ देता है कि संपूर्ण पृथ्वी में क्या होता है तो फेओसी कोड बना लीजिए, दिमाग में बैठ जाएगा। और ये क्रस्ट के बारे में ओशियाल, तो इसका आंसर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाले नवीनतम सिद्धांत कौन है। महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाले, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को स्पष्ट करने वाले नवीनतम सिद्धांत क्या है। आप पप्पू जी पहला दिन ज्वाइन किए हैं क्या, आपका ये जो ज्वाइन किए हैं क्या आपका पहला दिन है, जरा बताइए। आप जो ज्वाइन किए हैं पहला दिन है आपका। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन नवीनतम सिद्धांत कौन सा है, तो सबके बारे में बात करेंगे। देखिए टेलर थे, टेलर ने भी महाद्वीपों के विस्थापन के बारे में बात करेंगे, किया था।
और टेलर ने जो सिद्धांत दिया था ये है चतुष्फलक सिद्धांत। सॉरी, ये यहाँ पर टेलर ने सिद्धांत दिया था, टेलर वाला है, इसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के सही बदले में सही होगा डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली में इन्होंने सही शब्द दिया था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्रवाह नहीं किया जाता था, इसको बोलते हिंदी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, टेलर का दिया हुआ था। वेगनर का सिद्धांत था, इसने दिया था, इसका नाम था विस्थापन शब्द प्रयोग किया गया, लेकिन सही में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत था। इसको कहा गया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये किसका दिया गया था? वेगनर का दिया गया था। हाँ, तो आपका पहला दिन है, इसीलिए पता है कि आपको लग रहा है कि कहां से दिया गया है। जा करके पीछे के आप जो है ना, आप सेट को देखिए। ठीक है, पीछे के सेट को देखिए। एक दिन में और कुछ मिनट के क्लास से ये पता नहीं लगा देना चाहिए कि क्या है। जा करके आप पीछे के जो क्लास है उसको देखिए। चतुष्फलक सिद्धांत परिकल्पना, चतुष्फलक जो परिकल्पना है इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेट्राहेड्रल। इंग्लिश इसका चतुष्फलक का इंग्लिश होता है टेट्राहेड्रल। और ये दिया गया था लोथियन ग्रीन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? लोथियन ग्रीन, लोथियन ग्रीन। मैंने आपसे पूछा कि आपका पहला दिन है, क्योंकि आपके कमेंट से पता चल गया कि आप पहला दिन जुड़े हुए हैं। ठीक है, पता चल जाता है। लोथियन ग्रीन, ठीक है, लॉथियन होता है LOW, लॉथियन ग्रीन। फिर से मैं लिख दे रहा हूं उसको। लॉथियन ग्रीन ने दिया था। एक्चुअली देखिए, जितने भी सिद्धांत है, टेलर हो, वेगनर हो या टेट्राहेड्रल, सबका ये सिद्धांत जो दिया गया ना, ये जो है महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत है। ठीक है, और इस समय इन्होंने कोई डिस्प्लेसमेंट की बात करता है, कोई ड्रिफ्ट की बात, मतलब कोई विस्थापन की बात करता है, कोई प्रवाह की बात करता है, कोई बोलता है कि नहीं एक चतुष्फलक था, चतुष्फलक के चारों जो फलक थे वो फलक जो विभिन्न महासागर थे, जो किनारे वाले भाग थे वो महाद्वीप थे। तरह तरह की बातें होती है। लेकिन जो नवीनतम सिद्धांत जो है वो दिया गया है महाद्वीपक विस्थापन सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है ना, प्लेट टेक्टोनिक भी कुछ हद तक समर्थन करता है इस बात का। इसका आंसर जो हो जाएगा, नवीनतम सिद्धांत की बात करता है कि फर्स्ट नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? इसका आंसर विपरीत में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? विपरीत में से कोई नहीं, क्योंकि नवीनतम की बात करता है। और नवीनतम की बात, नवीनतम अनुसंधान से पता चल गया है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है वेगनर के सिद्धांत को शुरुआत में आलोचना करता था, लेकिन सिद्धांत जब आ गया तो पता चला कि नहीं, वेगनर का सिद्धांत जो क्या है वो पूरी तरह से सही है, गलत नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखना, लिखा क्या है, कौन सा कथन असत्य है। असत्य के बारे में बात कर रहे हैं कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। क्या होती है? आंशिक रूप से वृद्धि होती है। दूसरा कह रहा, किसी भी स्थान की प्रधान या उत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान के अक्षांश कहा जाता है। सी है, विषुवत रेखा एक बृहद वृत्त है। विषुवत रेखा के बारे में कहा जा रहा है कि विषुवत रेखा जो है एक बृहद वृत्त है। तो बात यह है कि कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, एक चीज यहां पर बात करूं, इससे पहले एक चीज और बात समझ लीजिए। जो पूरब से पश्चिम की रेखाएं खींची जाती है इसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। आप जानते हैं, ये पूरब से पश्चिम की रेखा खींची जाती है अक्षांश है। सामान्य शब्दों में, सामान्य तरह से परिभाषित करें तो पूरब से पश्चिम, तो दो अक्षांश के बीच की जो भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं जोन। क्या कहा जाता है? जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? जोन, यानी कटिबंध, कटिबंध कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है जोन। दो देशांतर के बीच की जो दूरी है, ये और ये है, दो देशांतर है, इनके बीच की जो दूरी है, ये देशांतर के बीच दूरी जो है, आप दो देशांतर के बीच की दूरी, इसको कहा जाता है गोरे। गोरे, गोरे इंग्लिश में कहा जाता है GORE, गोरे। अगर दोनों के एवरेज दूरी के बारे में, एवरेज डिस्टेंस के बारे में बात करें,
इसका भी डिफरेंस जो होता है एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच 111 किलोमीटर। कितना होता है? 111 किलोमीटर। यहाँ भी एक देशांतर दूसरे देशांतर के बारे में एवरेज विषुवत रेखा के आसपास की बात करें, क्योंकि ध्रुव के पास तो बिल्कुल करीब आ जाते हैं, विषुवत रेखा के आसपास की बात करें तो यहाँ पर भी 111 किलोमीटर ही होता है। ठीक है, हालांकि ध्रुव के जो ध्रुव होता है वहां पर जाकर के क्या होता है, ये बिल्कुल बिंदु के रूप में आ जाते हैं। तो अब बात करते आगे के बारे में, कह रहा है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांशों के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। विषुवत रेखा से, तो विषुवत रेखा के पास जो विषुवत रेखा है, ठीक है, विषुवत रेखा के पास जब दो अक्षांशों के बीच की दूरी के बारे में बात करते हैं, दो अक्षांश के बीच विषुवत रेखा के पास, तो यहाँ पर दूरी है 110.6 किलोमीटर विषुवत रेखा के पास। जब ध्रुव के बारे में बात करते हैं तो ध्रुव के पास जो है दो अक्षांश के बीच की दूरी, ध्रुव के पास, जैसे सब विषुवत रेखा से ध्रुव के पास जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर तो विषुवत रेखा के पास जो दूरी है कितना बता रहा मैंने, 110.6, लेकिन जब ध्रुव के पास आते हैं तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होता है हमारा, बढ़ जाता है और ये हो जाता है 111.7 किलोमीटर। क्या होता है? 111.7 किलोमीटर। देख रहे हैं, बढ़ रहा है, 110.6 था, यहाँ पर 111.6 हो गया, लगभग 1 किलोमीटर की वृद्धि हम देख रहे हैं। तो ये तो असत्य नहीं है, ये सही है, ये स्टेटमेंट जो हमारा है। दूसरा कह रहा है किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। पहली बात है, किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं, देशांतर। ये देखिए, ये हमारा प्रधान याम्योत्तर है, प्राइम मेरिडियन लाइन है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन लाइन है, 0 डिग्री जो मध्यशांतर रेखा है। यहाँ से जो हम डिस्टेंस रखेंगे, यहाँ पर हम रख करके चांद को, और जब लेते हैं कि 10 डिग्री, 5 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, तो यहाँ से हम लेते हैं, यहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ से 5 डिग्री पर है कि 10 डिग्री पर, 15 डिग्री, 25 डिग्री कितना पर है, उसके सहारे हम देशांतर रेखाओं को खींचते हैं और ध्रुव से मिलाते हैं। तो ये हमारी देशांतर रेखा होती है, न कि अक्षांश रेखा होती है। बात समझ रहे हैं? समझिए, देशांतर रेखा होती है, न कि अक्षांश रेखा होती है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक तो ये तो गलत हो गया, बी गलत हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है कि विषुवत रेखा जो है एक बृहत वृत्त होता है। विषुवत रेखा क्या होती है? एक बृहत वृत्त के रूप में कार्य करती है। विषुवत रेखा क्या होती है? बृहत क्या होती है? बृहत वृत्त होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि भारत में दोपहर 12 बजे का समय है, दोपहर 12 बजे का समय है, तो उसी दिन किस याम्योत्तर में 7 बजेंगे? उसी दिन किस याम्योत्तर पर 7 बजेगा? ठीक है, तो आइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं। ये है 0 डिग्री है। अच्छा, पहली बात है, इसके बारे में बात करेंगे। ये हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है 360 डिग्री चक्कर लगाती है, कितना में? 24 घंटा में। कितना में? 24 घंटा में। जब इसको डिवाइड करते हैं तो आ जाता है, ठीक है, 15। मतलब कि 15 डिग्री देशांतर कंप्लीट करने में कितना समय लेती है? ये सिंपल बात है, कितना लेती है? 1 घंटा। आप इस चीज़ के बारे में जानते हैं, ठीक है। जब डिवाइड कर देते हैं तो 15 डिग्री देशांतर कवर करने में कितना समय लगता है? 1 घंटा। इसके बाद हम आगे की तरफ बात करते हैं। ये 0 डिग्री हो गया। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर ये 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री देशांतर हो गया, ये 30 डिग्री देशांतर हो गया, ये 60 डिग्री देशांतर है। इसके बाद यहाँ पर कितना है? 90 डिग्री देशांतर है, ठीक है। ये सारे के सारे पूर्वी भाग में है। किधर है? पूर्वी तरफ है। इसके बाद जब हम बात करते हैं इधर की तरफ, ये हमारा 0 डिग्री है। अब हम बात करते हैं, फिर इधर की तरफ आते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं हम लोग 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर, और इसके बाद यहाँ पर आते हैं 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इतने पे ही काम शुरू करना है, इसीलिए इतने पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी कह रहा है कि भारत में दोपहर के 12 बजे था। हमारे यहाँ जो टाइम का कैलकुलेशन हम अपने यहाँ करते हैं, वो कितने करते हैं? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से करते हैं। कितने? 82 डिग्री
30 मिनट जो देशांतर रेखा है, तो 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर रेखा हमारी जो है वो कहाँ से गुजरेगा, यहाँ से। ये कौन सा है हमारा, 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर रेखा है, 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अब देखिए, अब इस फार्मूला का अपनाइए, 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा, तो 1 घंटा है, तो यहाँ पर कितना 82.5 डिग्री है, कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 82.5 डिग्री का है, कितना 82 डिग्री 30 मिनट हो गया हमारा, 82 डिग्री 30 मिनट। और 82 डिग्री 30 मिनट जब बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि ग्रीनविच रेखा से ये कितना पर है, पूरब की तरफ है, 82 डिग्री 30 मिनट है। अब हमें बात करना है 7 डिग्री के बारे में, कितने के बारे में, 7 बजे के बारे में। जब 7 बजे के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो हमारा अगर इस 5.5 घंटा आगे की तरफ है, यहाँ पर कितना होता है, 5.5 घंटा आगे की तरफ होता है, तो यहाँ अगर 12 बज रहा है तो घटाते घटाते हम बात करेंगे, और यहाँ पर 7 बजे के बारे में तो कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। 7 घंटे की बात अगर करते हैं 7 बजे के बारे में, तो 15 डिग्री में कैलकुलेट, 15 डिग्री में 15 डिग्री से अंतर तय करता है 1 घंटा में, 1 घंटा में और 7 घंटे का अंतर है, तो 7 गुणे 15 के बारे में बात करेंगे, 7 गुणे 15 के बारे में, तो कितना हो जाता है, 105 डिग्री का अंतर आ जाता है, कितना आ जाता है, 105 डिग्री का। ठीक है, 105 डिग्री का यहाँ पे अंतर आ जाता है, देशांतर का अंतर आ जाता है। और ये जो 105 डिग्री देशांतर का जो अंतर आता है, इसको तय करने में समय कितना लगता है, 7 यहाँ पर बजता 7 बजता है, तो 82.5 डिग्री इधर हो गया, और इधर की तरफ चलेंगे जब हमको 30 डिग्री लेना है, तो 15 डिग्री इधर, 82.5 डिग्री, 82 डिग्री प्लस 82 डिग्री 30 मिनट प्लस कितना इसमें जोड़ देंगे हम लोग, कितना 22.5 डिग्री और जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, 22 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो ये जब कर देंगे तो हमारा आता है 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर। बी का आंसर क्या हो जाएगा, 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर, क्योंकि हमें ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे की तरफ है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाता है। ठीक है, बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार की होती है, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार की होती है। तो चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में जब हम बात करते हैं, तो चक्रवात की उत्पत्ति के लिए 2 प्रकार के चक्रवात होते हैं, हम मेंशन नहीं किया गया है, एक है उष्ण चक्रवात और दूसरा है शीतोष्ण चक्रवात। क्या होता है, पहला है उष्ण चक्रवात, दूसरा क्या होता है, शीतोष्ण चक्रवात। तो उष्ण चक्रवात में तो जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर किसी प्रकार के विभिन्न प्रकार की वायु राशि से कोई मतलब नहीं है, विभिन्न प्रकार की वायु राशि, इसका विभिन्न प्रकार की वायु राशि से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है उसका सीधा संबंध ऑप्शन देखने से पता चल रहा है, इसका संबंध किससे है, शीतोष्ण चक्रवात से है, और शीतोष्ण चक्रवात से है, ऑप्शन से पता चल रहा है। तो शीतोष्ण चक्रवात की जब बात करते हैं तो यहाँ पर 2 विपरीत स्वभाव वाले वायु राशि का होना जरूरी है, 2 विपरीत स्वभाव वाले। तो क्या कह रहा है कि 2 विभिन्न वायु राशियों के मिलने से होता है, पहला, दूसरा दी दिया 2 भिन्न तापमान वाली, 2 भिन्न तापमान वाले वायु राशि के मिलने से होता है। सी बोल रहा है कि वायुमंडलीय दशाओं में असाधारण परिवर्तन से होता है। ठीक है, तो 2 विभिन्न स्वभाव वाले वायु राशियों से होता है, उसमें भी बेसिकली मेंशन कर दिया है क्या, तापमान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। लेकिन ध्यान रखिए कि 2 विपरीत स्वभाव में 2 चीजें महत्वपूर्ण होती है, एक होता है तापमान और दूसरा हो जाता है दिशा। तापमान और दिशा मतलब ठंडा और गर्म, और दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा से आनी चाहिए, तब जाकर के क्या बनता है, चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 9 है, महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि, जलधाराओं का एक असर यह होता है कि, तो क्या है, जल को साफ रखती है,
जल को समान रूप से बांटती है। तो ये जो है जल को समान रूप से बांटती है, जल को साफ रखती है। तो सिंपल से इसका मतलब जल को तो स्थिर रखेंगे नहीं, सही नहीं है। समान रूप से बांटने में इनका कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 9 का ए आंसर हो जाएगा। ये क्या करती है, जलधाराएं जो होती है जल को साफ, देखते हैं जब नदियां जब जा करके सागर में जब जल को गिराती हैं तो पूरा उसमें सेडिमेंट्स होते हैं, क्ले होते हैं, और ये क्ले जो होते हैं महासागरीय धाराओं के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल को साफ रखती हैं, जल को क्या रखती है, साफ रखती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 9 के बाद 10 के बारे में। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? ठीक है, एक है जैसे कि डी मैं देख रहा हूं, एक है सोनू करके है, तो मैं देख लेता हूं क्या है, बात कर लेंगे उस पर। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान की जब बात करें तो पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर बात अगर करें तो यहाँ पर हमको पता है कि पाकिस्तान के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ पर एक गुजरात है, गुजरात यहाँ पर गुजरात है, कच्छ का इलाका जो है ये कच्छ का रन जो है गुजरात है, यहाँ पर राजस्थान है। ठीक है, तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। इसके बाद हम जब बात करते हैं गुजरात राजस्थान के बाद तो गुजरात, यहाँ पर भी हम बात जो है पंजाब है, पंजाब के बाद बात करते हैं यहाँ पर तो जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख है। आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। लद्दाख इसे मेंशन नहीं किए हुआ है, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसका उत्तरी भाग सह्याद्री से भी के नाम से भी जाना जाता है? किसका उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? ये गलत जगह पेस्ट हो गया है। देखिए आपके सामने ऑप्शन है सतपुड़ा, दूसरा है विंध्य और तीसरा है पश्चिमी घाट। क्या क्या है, सतपुड़ा है, विंध्य पर्वत है और पश्चिमी घाट है। तो जो हम बात करते हैं सह्याद्री के बारे में तो ये जो भाग है यहाँ पर क्या है, पश्चिमी घाट है। क्या है, पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट का पूरा भाग जो है सह्याद्री नहीं कहलाता है। जब हम सह्याद्री के बारे में बात करते हैं तो सह्याद्री में महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, इसके अंतर्गत जो है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, ठीक है, तीन ही ऐसे राज्य हैं जहां के पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं। गुजरात का भाग भी सह्याद्री नहीं कहलाता है। गुजरात में ही पश्चिमी घाट कुछ भाग है, तो गुजरात का भाग भी सह्याद्री नहीं कहलाता। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक तीन ही राज्यों का भाग जो सह्याद्री कहलाता है। और इसी सह्याद्री के बीचों बीच से गुजरती है 16 डिग्री अक्षांश रेखा, जो सह्याद्री को उत्तरी और दक्षिण सह्याद्री में विभाजित करती है। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? सतपुड़ा, विंध्य पर्वत और पश्चिमी घाट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, बिल्कुल सही है, 11 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसके बाद बात करते हैं नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित में ऑप्शन हमारे सामने ऑप्शन दिया है, अरावली दिया है, राजमहल है और सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। तो यही डायग्राम जो है नर्मदा और तापी के बारे में है, इसमें आ गया था ये। तो देखिए ये विंध्य पर्वत है, यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत है, देख रहे हैं ना, विंध्य पर्वत है, यहाँ पर विंध्य पर्वत, विंध्य के पर्वत के दक्षिण में यहाँ पर नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है, ये नर्मदा नदी है। और सतपुड़ा के दक्षिण में यहाँ पर कौन सी नदी है, तापी नदी है। तो प्रश्न पूछता है कि विंध्य के दक्षिण में कौन है, तो नर्मदा है। सतपुड़ा के दक्षिण में कौन है, तो तापी है। ये भी पूछता है कि नर्मदा के उत्तर में कौन सा पर्वत है, तो विंध्य है। दक्षिण में कौन सा, सतपुड़ा। इस प्रकार से घुमा करके यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है
कि नर्मदा और तापी नदियों के मध्य कौन सा है। तो नर्मदा और तापी नदियों के मध्य जो है वो कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है। कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है। नर्मदा की जहां तक लंबाई की बात है, सतपुड़ा की लंबाई की बात है, तो नर्मदा नदी की लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। याद रखिएगा कितनी लंबाई है, 1312 किलोमीटर। तापी नदी की लंबाई के बारे में बात करें तो तापी नदी की लंबाई जो है 724 किलोमीटर है। कितनी है, 724 किलोमीटर। अरावली की अगर हम बात करें, कुछ खास बात अरावली के बारे में, चूंकि आंसर तो हमारा पता चल गया कि सतपुड़ा है, 12 का आंसर क्या है, सी है। अरावली के बारे में बात करें तो यह ध्यान रखिए कि यह अरावली जो है विश्व की प्राचीनतम पर्वत है। कौन सी पर्वत है, विश्व की प्राचीनतम पर्वत है। इसके साथ इसकी खास बात क्या है, इसका जो सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर, इसकी हाइट 1722 मीटर है। कितना है, 1722 मीटर है। सत्रह सौ बाईस मीटर है। इसके बाद अरावली की क्या खास बात है, अरावली खास बात यह है कि अरावली के पश्चिमी भाग से, अरावली के पश्चिमी भाग से लूनी और माही नदियां निकलती हैं। लूनी एवं माही नदी, ठीक है। माही नदी कर्क रेखा के दो बराबर भागों में बांटती है। ये माही नदी जो है कर्क रेखा के दो बराबर भागों में बांटती है। अरावली के पूर्वी भाग से बनास नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, बनास नदी, जो चंबल की सहायक बन जाती है, ये है, ठीक है। इसके बाद सतपुड़ा के बारे में कुछ खास बात करते हैं। सतपुड़ा के जो है महादेव पर्वत है, महादेव, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, ये सब है। तो सतपुड़ा का महादेव जो श्रृंखला है, महादेव श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो होती है, ठीक है, इसकी हाइट जो है कितनी है, 1300 किलोमीटर है, सॉरी 1300 मीटर है। मैकाल जो है, सतपुड़ा महादेव, सतपुड़ा महादेव, मैकाल, मैकाल, मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम क्या है, अमरकंटक, अमरकंटक। इसकी हाइट जो है, अमरकंटक की हाइट ज्यादा नहीं है, अमरकंटक की हाइट जो है 1066 मीटर है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न जो यहाँ पर, जो प्रश्न जो है यहाँ से बनते हैं और यहाँ से प्रश्न क्या है, पूछे जाते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा, नहीं तो यहाँ पे गलती करने की पूरी संभावना होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये जो महादेव की सबसे ऊंची चोटी, इसकी हाइट 1300 मीटर, इसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़, क्या है, धूपगढ़। तो ये सब फैक्ट है। राजमहल जानते हैं, विंध्याचल का ही एक विस्तारित रूप भाग है। कौन सा है, विस्तारित भाग है, ठीक है। तो ये सब बात है, ठीक है। हाँ, अमरकंटक से नर्मदा और ये तो नदियां निकलती हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, करते हैं किसमें से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, उत्तराखंड तो लिपुलेख, लिपुलेख उत्तराखंड में है। रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला जो है ये सिक्किम में है। ये कहां पर है, सिक्किम में, सिक्किम, सिक्किम में नाथुला और जिलेपला दोनों दरे जगह कहां पर है, सिक्किम में। तो असत्य कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा सी। लेकिन जो अन्य बातें जो समझने की इसमें है वह है लिपुलेख उत्तराखंड के बारे में, ठीक है। तो उत्तराखंड के बारे में लिपुलेख, लेकिन उससे पहले हम लोग पहले नाथुला के बारे में जान लेते हैं। काफी चर्चा में रहता नाथुला दर्रा। देखिए नाथुला दर्रे की जो है 1962 में जो चीन से युद्ध हुआ था, चीन भारत युद्ध, भारत युद्ध, उसके बाद से इसको बंद कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, नाथुला दर्रे को 1962 ईस्वी के भारत चीन युद्ध के समय बंद कर लिया गया था। इसके बाद इसको ओपन किया गया है भारत 2006 ईस्वी में। पुनः जो है 2006 ईस्वी में इसको क्या किया गया, चालू किया गया, ठीक है। और नाथुला दर्रे, नाथुला जो दर्रा है वो चुंबी घाटी में है। चुंबी घाटी क्या है, चुंबी घाटी, चुंबी घाटी में ही नाथुला दर्रा है। और चुंबी घाटी से ही होकर के चुंबी नदी प्रवाहित होती है, चुंबी नदी प्रवाहित होती है, यह ध्यान रखेंगे।
भारत चीन युद्ध के बाद 1962 ईस्वी में इसको बंद कर दिया गया, तो 2006 ईस्वी में शुरू किया गया है। नथुला दर्रा चुंबी घाटी से होकर प्रवाहित होती है, यहाँ पर चुंबी नदी प्रवाहित होती है। ये कुछ फैक्ट है जिसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लिपू लेख के बारे में। लिपू लेख के बारे में बात करें तो 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था, उसके बाद भारत के साथ संबंध बहुत दिनों तक संबंध खराब रहे थे। इसके बाद राजीव गांधी चीन गए थे, उसके बाद थोड़ा सा उसमें जो ठंडापन था उसमें गर्माहट आई, थोड़ा संबंध सुधरने लगे। इसी क्रम में 1992 में लिपू लेख जो उत्तराखंड में है, लिपू लेख को ओपन किया गया भारत और चीन के लिए, ठीक है। तब तक ये नहीं खुला था नथुला वाला, 1992 ईस्वी में, ठीक है, इसको खोला गया 1992 ईस्वी में। और लिपू लेख होकर ही जो है कैलाश मानसरोवर के यात्री जाते हैं। कैलाश मानसरोवर जो है लिपू लेख से ही होकर के लोग जो है पहुंचते हैं, चाइना में कैलाश जाते हैं। और यही है लिपू लेख के बारे में, उत्तराखंड में अवस्थित है। रोहतांग के बारे में अगर हम बात करें तो रोहतांग दर्रा जो है, रोहतांग दर्रे के पूर्व से, इसके भी कुछ फैक्ट है। रोहतांग दर्रे के पूर्वी भाग से ब्यास नदी निकलती है। कौन सी निकलती है? ब्यास नदी। इसके पश्चिमी भाग से रावी नदी निकलती है। कौन नदी निकलती है? रावी नदी। ये फैक्ट है ब्यास रोहतांग दर्रे के बारे में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो अब बात करते हैं, इसका आंसर 13 का हो गया, सी। इसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल के खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में नदी गिरने के बाद इसमें गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, गोदावरी है, इधर में लूनी है, नर्मदा है, तापी है, महानदी, कृष्णा, कावेरी, उपत में से ये सब है। तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं कि कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो आप देखिए, इसमें तो देखने वाली बात है। गंगा नदी, थोड़ा सा क्लियर पिक्चर नहीं है। गंगा नदी भी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ब्रह्मपुत्र नदी भी गिरती है, गोदावरी नदी भी गिरती है गोदावरी नदी भी। अरे आपने तो बिल्कुल बौछार कर दिया आशीष जी। अब उनके बारे में मैं बस कैसे बता सकता हूँ? आप ऑफिस में फोन कर लीजिए ना, सुमन जी, आप ऑफिस में फोन कर लें, ठीक ना। ये एक प्राइवेट लिमिटेड की तरह है, यहाँ एक दूसरे के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं हो पाती है। तो साइंस का क्लास क्यों नहीं हो पा रहा है, आप प्लीज आप ऑफिस से फोन करके पता कर लें, ठीक है। इसके बाद है, यहाँ पे बात करें तो लूनी है, नर्मदा है, तापी है। तो लूनी, नर्मदा, तापी इधर अरब सागर में गिरती है, तो ये तो खैर नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर है महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है। तो महानदी भी गिरती है, कृष्णा भी गिरती है और कावेरी भी गिरती है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो गंगा भी गिरती है बंगाल खाड़ी में, ब्रह्मपुत्र भी, गोदावरी भी, महानदी भी गिरती है, कृष्णा भी गिरती है, कावेरी भी गिरती है और लूनी, ये सब इसमें। तो इसमें आंसर जो है एक से अधिक हो जाएगा। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? हीराकुद डैम, पोंग डैम, टिहरी डैम और थिन डैम के बारे में बात पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको मिलाइए, बट इसका जवाब दीजिए। तो ये सभी चीज जवाब की उम्मीद की जा रही है, ये इसका जवाब दीजिए आप लोग, बताइए। पंद्रह का जवाब दीजिए। नहीं, ठीक है सोनू, आपके प्रिपरेशन सही है, ठीक है। और कोई जवाब? सिर्फ एक ही लोगों का जवाब है, चलिए कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं, तो हीराकुड जो है ये किस पे है? महानदी पर है, महानदी पर है।
मूंग के बारे में अगर हम बात करें तो ये किस पे है, ब्यास पे है, ब्यास पे है। टिहरी किस पे है, भागीरथी पर है, भागीरथी पर है। और थीन किस पे है, रावी पर है, रावी नदी पर है। 4 1 2 3, 4 1 2 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं के बारे में बात कर रहा है, सुमेलित नहीं है। इसमें से है सांभर राजस्थान में है, लोनार, ठीक है, लोनार मध्य प्रदेश में, और चिल्का उड़ीसा में। ये दोनों तो सही है, ठीक है, लेकिन ये लोनार लेक जो है ये मध्य महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में पड़ता है। महाराष्ट्र का एक जिला है बुल्ढाना, बुल्ढाना जिले में है। लोनार लेक जो है इसका जल जो है पिंक वाटर है, कैसा है, गुलाबी जल के लिए जाना जाता है, गुलाबी जल के लिए, इसका जल जो है पिंक कलर का होता है। इसके साथ साथ इसके बारे में ये है कि ये क्रेटर लेक है, क्या है, क्रेटर झील है, ठीक है। इसके बाद ये मेट्रोइड्स उल्का पिंड से भी निर्मित झील है, उल्का पिंड निर्मित झील है, क्रेटर झील है, ये सब इससे संबंधित है। और कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। सांभर झील कहाँ पर, राजस्थान में है। और सांभर झील जो है पलाया झील है, कैसा झील है, पलाया झील है। पलाया झील क्या होता है, पलाया झील ये होता है कि अगर इस प्रकार से कोई भूभाग है, चारों तरफ से ऊंचे भाग से घिरा हुआ है, बारिश अगर होती है तो बारिश होने के बाद जो बालू के में जो नमकीन नमक के जो कण होते हैं वो घुल करके आते हैं, और जा करके केंद्रीय भाग में जहाँ पर कि ज़्यादा गड्ढा होता, गहराई ज़्यादा होती है, वहाँ पर जा करके नमक की मात्रा जल के साथ सलाइन वाटर का क्या होता, जमा हो जाता है, ठीक है। सांभर सांभर जो सांभर झील है, सांभर झील से नमक का भी उत्पादन होता है, ध्यान रखेंगे, सांभर झील से नमक का भी उत्पादन होता है। और चिल्का लेक जो है, चिल्का जो उड़ीसा में है, ठीक है। अच्छा, जो सांभर है ये रामसर साइट भी है, ध्यान रखिएगा, रामसर स्थल है सांभर, रामसर स्थल है, मतलब आर्द्र भूमि है ये, ठीक है। और रामसर स्थल है, ये ध्यान रखिएगा, आर्द्र भूमि है। और चिल्का कहाँ पर, उड़ीसा में है, ये है, ठीक है। इरका में इसमें एक जो आइलैंड है चिल्का में, नलबाना आइलैंड है, जिस पर के बर्ड सेंचुरी भी है, क्या है, बर्ड सेंचुरी है। इसमें एक आइलैंड है, इसका नाम है नलबाना, जहां तक मुझे याद कर आ रहा है, नलबाना द्वीप है, ठीक है, जिस पर एक पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। ये चीजें फैक्ट इसके बारे में जानना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ईरान में है, ठीक है। सोनू तुम्हारा तैयारी सही है, आप इसको कंटिन्यू रखिए, बढ़िया तैयारी है। चलिए, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध निर्मित है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है इसमें इस पे नहीं है, ठीक है, किस पे है ये, बेतवा नदी पर है, किस पे है, बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई जो है बेतवा नदी पर है, और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में अवस्थित है, बेतवा नदी पर है, ठीक है। तो अभी जैसा कि हमने बात किया था यहाँ पर, जो बात हो रही थी यहाँ पे, यहाँ पे ये हो गया, हाँ, बेतवा नदी पर है, ठीक है। तो ये है, सोन नदी पर बन डैम है, क्या नाम है, सोन नदी पर जब बात करें तो इससे बन सागर डैम है, बन सागर डैम है इस पे, ठीक है। इसी पर इंद्रपुरी डैम है, इंद्रपुरी बांध है, तो नदी पर ही है, ठीक है। तो ये सब है, ये ध्यान रखिएगा बेतवा वाली। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, भारत में, भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है, बताइए, इसका जवाब दीजिए। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, इसके जवाब दीजिए। इसका जवाब है सोनू, लिखा करो यार, किस प्रश्न का जवाब है, इसका जवाब दो सोनू। और बाकी लोग से डिमांड किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। गुड इवनिंग ज्योति। चलिए, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा, जो ये जो
कहा जा रहा है, आप समझ लीजिए प्रश्न को, इसकी चर्चा हम लोगों ने कई बार भी किया है। ये मान लेते हैं कि इंडिया है हमारा, ठीक है, हमारा प्यारा भारत है ये। तो यहाँ पर कह रहा है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में, उत्तरी पश्चिमी मैदान में अगर यहाँ जो वर्षा हो रही है, तो जब हम उत्तरी पश्चिमी मैदान में जाड़े की ऋतु में होने वाली वर्षा कम होती जाती है, कम होती जाती है, तो किधर से किधर कम होती जाती है? 18 का ए, 18 का ए नहीं होगा। वर्षा की मात्रा जो है, बाकी को जवाब देना चाहिए, कई इस तरह के प्रश्न किए जाए। इसकी वर्षा की मात्रा जो है पश्चिम से पूरब की तरफ कम होती जाती है। इधर पश्चिम होगा ना और इधर पूर्व होगा, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ वर्षा की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का बी होगा। 18 का आंसर क्या होगा? बी। पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा कम होती है। जब भूमध्य सागर से चक्रवात आता है, जब शीतोष्ण चक्रवात जब आता है, तो इंडिया में प्रवेश करता है, तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है पश्चिमी भाग में, और पूरब की तरफ कम होती जाती है। ठीक है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ठीक है, 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? ठीक है, तो इसमें तो सबसे अधिक जो वृद्धि दर्ज की है वो दर्ज की है आंध्र प्रदेश ने। किसने दर्ज की है? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, हुआ क्या है कि जो वन क्षेत्र में जब वृद्धि की बात होती है तो इसमें आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में जो विस्तार हुआ है यहाँ पर, ये 647 वर्ग किलोमीटर का विकास हुआ है। कितना? 647 वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरह से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश में चूंकि डाटा यहाँ पे पहला जो विस्तार हुआ है सबसे अधिक, ये है आंध्र प्रदेश। ये 647 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल की बात है। इसके बाद तेलंगाना है, तेलंगाना है। तेलंगाना की जब हम बात करते हैं तो तेलंगाना में हुआ है 632 वर्ग किलोमीटर। कितना हुआ है? 632 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना आंध्र प्रदेश के बारे में, 647, इसके बाद 632 है, आंध्र प्रदेश होगा। लेकिन ये तो चलिए, थोड़ा सा अगर पूछता है कि सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई, तो हम ठीक है, हम आंध्र प्रदेश के बारे में। लेकिन एक प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि ये पूछेगा ही पूछेगा, चलिए ठीक है, लेकिन एक प्रश्न और जो जो इससे ज़्यादा पूछने की संभावना है, ये पूछा जा सकता है और हो सकता है कि अधिकतर लोग गलत भी करें, लेकिन जो सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी जाता है, जिसको कि गलत नहीं करके आना चाहिए, क्योंकि आप गलत कीजिएगा दूसरा उसको बना कर चला आएगा, कि सबसे अधिक जो है वन क्षेत्र कहाँ पर है। तो सर्वाधिक जब वन क्षेत्र की बात करते हैं, वन आच्छादन की जब बात करते हैं, वन आच्छादन की बात करते हैं, सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। फर्स्ट स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश है। सेकेंड स्थान पर क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश। क्या आता है? अरुणाचल, मध्य प्रदेश, इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, थर्ड में जब बात करते हैं तो थर्ड में आता है छत्तीसगढ़। ये ऐसे हैं जिसके बारे में हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 3 रैंक तो हमें कम से कम होना ही चाहिए। घनत्व में तो है ही जो मेघालय, लेकिन हम वन क्षेत्र के बारे में, वन आच्छादन के बारे में बात कर रहे हैं, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आप प्रश्न समझ गए हैं। ये कहा जा रहा है कि जो लास्ट 2 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो केरल में ये सबसे अधिक, उसके बाद तेलंगाना में, केरल में आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश कितनी हुई? 647 वर्ग किलोमीटर, और तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर। ये प्रश्न की डिमांड के अनुसार ये है। लेकिन एक अगला प्रश्न जो सबसे अधिक पूछा जाता है कि सबसे अधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पर है, जब इस तरह के प्रश्न आ जाए कि सबसे अधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पर है, तो इसमें से पहला स्थान हो जाएगा मध्य प्रदेश का, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा किसका हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन।
ठीक है, अगर हम लोकेशन के बारे में, सबके बारे में देखें, लोकेशन देख लीजिए। लोकेशन के बारे में बात करें तो नीलगिरी हमारा यहाँ पर है, पश्चिमी घाट पे है। राजमहल हम बात करें तो राजमहल बिहार और झारखंड का पोर्शन है। ये हमारा कौन सा है, राजमहल। यहाँ पर है नीलगिरी। और इसके बाद हम बात करते हैं अरावली के बारे में। यहाँ पर कौन सा है, अरावली है। कौन सा है, अरावली है। ठीक है, इसके बारे में बताइए कहाँ पर इसका, जहाँ पर होगा। ठीक है, तो कहा रहा है कि उस कड़े में सदाबहार वन। तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, जहां पर कि तापमान अधिक और वर्षा अधिक हो। कहाँ पर हो, जहां पर कि तापमान अधिक हो, वर्षा अधिक हो, मतलब 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए और तापमान भी 25 से 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। इसके लिए जब बात करें कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और तापमान इतना, सबसे सुटेबल जगह कौन सा हमारा मिल जाता है, नीलगिरी। कौन सा होता है, नीलगिरी। यहाँ से पश्चिमी दक्षिण पश्चिम मानसून भी आती है, तो यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा कराती है, सदाबहार वन यहाँ पाए जाते हैं। राजमहल वाला भाग में जो है 200 सेंटीमीटर वर्षा नहीं होती, यहाँ पर 120 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। कितनी होती है, 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ जो वन पाए जाते हैं वो मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। कौन वन पाए जाते हैं, मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, जब हम अरावली के बारे में बात करते हैं तो अरावली में जो वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर दो प्रकार के वन पाए जाते हैं। अरावली के निचले भाग में तो मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं, मानसूनी पतझड़ वन। लेकिन जब ऊपर की तरफ हम जब चले जाते हैं तो यहाँ पर सोलास वन पाया जाता है, शोला वन जिसे बोला जाता है, सोला वन। ये कैसे होते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन होते हैं, सोला वन। ठीक है, यहाँ भी पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट भी पाए जाते हैं, लेकिन अरावली में थोड़ा सा कम मात्रा होती है। ठीक है, हाइट के अनुसार यहाँ पर थोड़ा सा बदल जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से। हाँ, वृक्ष में वही होगा, महोगनी, रोजवुड, ये सब बिल्कुल सही है। अरे कमेंट करने के बाद डिलीट मारने की जरूरत नहीं है यार। आप कमेंट, आप जो है आप जवाब दे रहे हैं तो ठीक है, इंटरेक्टिव क्लास होनी चाहिए। आप जब कुछ लिख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, तो आप समझिएगा आपकी बातों का रिवीजन हो रहा है। कुछ ना कुछ आप जब कमेंट करेंगे, ठीक है गलत होगा सुधरेगा, लेकिन आपका जवाब सब सही था, उसमें कोई मिटाने की जरूरत नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें है बिहार में बुक्सा। बिहार में बुक्सा नहीं पाया जाता है, उत्तराखंड में बुक्सा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बुक्सा पाया जाता है। ठीक है, तो ये गलत है, उत्तराखंड में बुक्सा नहीं पाया जाता। बिहार में जब बात करते हैं, बिहार में गोंड वगैरह कुछ ऐसे ट्राइब है जो पाए जाते हैं, इसके अंदर गलत है। डम्फा ठीक है, मिजोरम में है ये। और नमारी भी कहाँ पर है, असम में है। ये ट्राइब भी है और इनके नाम से यहाँ पर अभयारण्य भी है, ध्यान रखिएगा। इनके और इनके नाम से विभिन्न इन जगहों पर ट्राइब भी है और यहाँ पर अभयारण्य भी है, इन्हीं नाम से। एक बार ध्यान रखिएगा, इन्हीं नाम से यहाँ पर अभयारण्य भी है। इंफॉर्मेशन है, जो जो नाम दिया गया इनके नाम से, नमारी और डम्फा नाम से ट्राइब भी हैं और यहाँ पर अभयारण्य भी है इन्हीं नामों से। इसके बाद बात करते हैं, देखिए हमारा ये जो है टेस्ट क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन का 20 सेट है। ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती कंप्लीट प्रिपरेशन टीचर के लिए हम लोगों ने बैच शुरू किया, ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए 40-40 का सेट है। आप इसका क्लास 6 to 8 के लिए 9th 10th के इसका लाभ उठाइए। और फी बहुत ही नॉमिनल है, 149 रुपीज़ है। 149 रुपीज़ की कोई कीमत नहीं है। 149 रुपीज़ तो हम अगर अपने घर से कुछ बाहर जाते हैं 5-10 किलोमीटर, वहाँ से लौट कर आते हैं तो 100 रुपये इसी तरह से चले जाते हैं। ठीक है ना, तो फी भी बहुत ही कम है। प्लेटफॉर्म में तो फ़ी के बारे में कहना नहीं है, और बहुत ही कम रखा जाता है, हमारी तरफ से दिया जाता है फी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में सत्य है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे लेटराइट मिट्टी के बारे में, लेकिन इससे पहले कुछ बातें हैं जो बात करते हैं लेटराइट मिट्टी के बारे में, तब हम ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। लेटराइट मिट्टी के बारे में जब बात करें तो पहली बात है लेटराइट मिट्टी के लिए, पहली शर्त यह है कि लेटराइट चट्टान होनी चाहिए। लेटराइट चट्टान होनी चाहिए, पहली बात क्या होनी चाहिए, लेटराइट चट्टान होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि आर्द्र एवं शुष्क मौसम होना चाहिए। वैकल्पिक आर्द्र एवं
शुष्क मौसम, ठीक ना, मतलब कि एक बार बारिश से एक समय शुष्क हो तो वहां पर अपने आप जो है वर्षा नहीं होती है, मतलब वहां पर अपने आप जो है क्या होता है, लेटाइट मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। कौन सा कथन सत्य है? लेटराइट मृदा उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? ये भी ध्यान रखना है कि सत्य असत्य है, प्रश्न इससे भी बहुत सारे लोग जो है गलत करके चले जाते हैं। तो पहली बात आपको ये देखना है कि ये क्या कह रहा है, कि सत्य है कि असत्य है। तो ये क्या कह रहा है कि लेटराइट मृदा का उच्च तापमान वाले भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। दूसरा है लेटराइट मृदा जैविक समृद्ध होते हैं। लेटराइट मृदा कैसे होते हैं? जैविक समृद्ध होते हैं और पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में पाए जाते हैं। पहली बात यह है कि मैंने कहा कि लेटराइट मृदा के निर्माण के लिए क्या होनी चाहिए? लेटराइट चट्टान होनी चाहिए। अब आप इस ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो दिया है असम। असम में जलोढ़ मृदा की विशेष प्रधानता है। क्या है? जलोढ़ मृदा। पश्चिम बंगाल में भी जलोढ़ मृदा है, सही है, वहां पर भी है, ठीक है। और ये कह रहा है कि एक और यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा में तो पाया जाता है, उड़ीसा में तो इस ये पाया जाता है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल और असम में नहीं है। असम में नहीं है लेकिन मेघालय में जरूर है। मेघालय में लेटराइट मृदा है लेकिन असम में नहीं है। तो ये जो है इसमें ट्रू और फॉल्स दोनों मिक्सअप है। इसमें क्या है? ट्रू और फॉल्स दोनों मिक्सअप किया गया है। तो लेटराइट मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं, जिसमें बताया कि क्या आर्द्र और शुष्क मौसम होना चाहिए, ठीक है ना। तो आर्द्र और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं ये। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए होगा। क्योंकि अब लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए, दिया कि लेटराइट मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना कहने से जो ये बन जाएगा, ये ऐसा नहीं है। उच्च तापमान और भारी वर्षा सिर्फ नहीं होता है, इसके साथ साथ एक चीज होना चाहिए कि यहाँ पे शुष्क मौसम का भी होना चाहिए, ठीक है। शुष्क मौसम का भी होना बहुत जरूरी है, इससे नहीं होगा। अगर कोई पूछेगा तो इसका आंसर मैं बोलूंगा कि इनमें से कोई नहीं, ई, ठीक है। लेकिन मैं फिर बता दूं कि इस प्रकार के प्रश्न में जो ऑप्शन दिया हुआ है ये आपके भाग्य पर निर्भर करता है। हो सकता है कि बीपीएससी इसका आंसर जो है आपको ए दे दे, ठीक ना। आप इसका आंसर ए दे दे, मान सकता है। तो जो आपके सेट में मिला हुआ जो दिया गया है, ए आंसर ए भी हो सकता है और इसका आंसर ए भी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसके बारे में बहुत ही बड़ा मुश्किल होता है कि ये कहना इसका आंसर क्या है, ठीक है। कैसे कहा जा सकता है कि सिर्फ यही सही है? उच्च तापमान और उच्च वर्षा, तो उच्च तापमान और भारी वर्षा तो भी उष्णकटिबंधीय प्रदेश में होता है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में वर्षा सिर्फ होता है, तो सिर्फ वर्षा होता तो पूरे प्रायद्वीपीय भारत में होनी चाहिए। जो पश्चिमी तट है वहां पर ही हो जाता, लेकिन वहां तो नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि पूरे के पूरे सिर्फ एक ये स्टेटमेंट से कि जहां पर वहां बनता जहां उच्च तापमान और भारी वर्षा हो। मैंने कहा कि दो शर्त इसके लिए जरूरी है कि लेटराइट चट्टान भी होनी चाहिए और वैकल्पिक आर्द्र और शुष्क मौसम भी होना चाहिए, लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या दो शर्त है ये, ठीक ना। ये दो शर्तें, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी की, ओल्ड एनसीईआरटी की लाइन है ये। लेटराइट चट्टान के निर्माण के लिए दो आवश्यक शर्तें हैं, ये मेरे तरफ से नहीं है। एंड ओल्ड एनसीईआरटी में ये मेंशन किया गया है कि लेटराइट मृदा के निर्माण के लिए दो आवश्यक शर्तें हैं, सिर्फ एक शर्त पे हम आगे नहीं बढ़ सकता सर, क्या, ठीक है ना। तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि आप ई पे भी जा सकते हैं और ए पे भी जा सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। भगवान का नाम लेके हो सकता है कि आप एक करें वही सही है, ज्यादा कमीशन उसी को माने, ठीक है। जहां पे इस तरह के डाउट होते हैं बता देता हूँ कि इस पर कमीशन आपको कुछ भी आंसर दे सकता है, हालांकि ऐसा बार बार नहीं होता, एक ही दो क्वेश्चन कभी कभी आते हैं दो चार सेट में, इसकी मुझे बताना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये जो है ना, प्रथम जल विद्युत केंद्र जो है सिद्रापोंग पश्चिम बंगाल में है, 1897 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ पर होता है? ये बना है किया गया था 1897 ईस्वी में, और ये हुआ था पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। और यहाँ जो बनाया गया, ऐसा नहीं था कि ये कोई मुख्य नदी था। मुख्य नदी जो थी, मुख्य नदी से
नदी को डाइवर्ट करके 3 किलोमीटर डाइवर्ट किया गया मुख्य नदी से, और ठीक है, और वहां पे इसको बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं तो इसका आंसर कहां पर हो जाएगा, तो ये नहीं है, इसमें से कोई नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि अगर कावेरी भी अगर होता, ठीक है, जहां पर 1902 ईस्वी में शिव सुंदरम स्थापित किया गया, तो थोड़ा सा सोचा जा सकता था, लेकिन ये चंबल, मंडी और दामोदर में से किसी पर प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, ई, इनमें से कोई नहीं। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ई। सिद्रापोंग नाम था उस जल विद्युत केंद्र का। इसके बाद बात करते हैं भारी इंजीनियरिंग उद्योग, मशीन औजार एवं भारी इंजीनियरिंग उद्योग, मशीन औजार उद्योग एवं अल्युमिनियम उद्योग, ये सारे उद्योग हैं, और इसमें बात करना है बिहारी। यार ठंडा पानी नहीं मिलेगा, हाँ देखा ना गर्म हो गया, नहीं पी पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है रवि रंजन कि मेरा ज्योग्राफी बहुत ही वीक है, क्या करें। यार इसका तो मैं एक ही बात बताता हूँ ज्योग्राफी के लिए, कि आप ज्योग्राफी के लिए कुछ मत कीजिए। ज्योग्राफी के लिए आप सिर्फ ये मैं बताता हूँ कि आप एटलस का ठीक बढ़िया से अध्ययन कीजिए। बिना एटलस का ज्योग्राफी नहीं पढ़ा सकते आप। अगर कोई कहता है कि ज्योग्राफी मेरा वीक है, तो वो स्टूडेंट वीक नहीं है। अगर कोई बोले मुझसे कि ज्योग्राफी मेरा वीक है, तो वो स्टूडेंट वीक नहीं है, उसके पढ़ने का तरीका गलत है। बात समझ रहे हैं आप, एटलस के साथ पढ़ाई कीजिए। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, जैसे कि बहुत लोग आज लुसेंट पढ़ते रहते हैं, ठीक है, अब लुसेंट के बारे में कमेंट भी था शुरुआत में। आप क्या करें कि आप कोई भी किताब पढ़ रहे हैं जो प्लेटफॉर्म का आया हुआ है, एनसीईआरटी के सार संग्रह, एनसीईआरटी के सार संग्रह जो प्लेटफॉर्म की तरफ है, आप उसको खोलिए और सामने एटलस रखिए। ज्योग्राफी जब भी पढ़ाई कीजिए बिना एटलस के मत पढ़ाई कीजिए। आप देखिए कैसे ज्योग्राफी में बेहतर कर पाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि नहीं सिर्फ किताब में हिस्ट्री की तरह, पॉलिटी की तरह पढ़ना शुरू कर दूंगा और ज्योग्राफी मेरी अच्छी हो जाएगी, तो कभी नहीं हो पाएगा। आप पढ़ते रहेंगे, कभी बढ़िया नहीं हो पाएगा। ज्योग्राफी को अगर बढ़िया करना है तो आपको एटलस के सहारे ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, 24 के बारे में। 24 के बताइए। किसका आंसर दिया आप लोगों ने, आप लोग लिखा भी कीजिए ना कि किसका जवाब दिया आप लोगों ने। चलिए 24 से क्या कहा जा रहा है, ये भारी इंजीनियरिंग उद्योग। तो भारी इंजीनियरिंग तो हर कोई जानता है कि कहाँ पर, रांची में है। तो ठीक है, इसके बाद मशीन औजार उद्योग, ये पिंजौर है। इसके बाद है अल्युमिनियम उद्योग, रेणुकूट। और इसके बाद उर्वरक उद्योग, सिंदरी। अपने आप में जितने भी ये हैं, अपने आप में भारत के आर्थिक विकास में साबिक ये चारों जो है, सबका अति महत्वपूर्ण योगदान है, अतुलनीय योगदान है सबका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब इसके बाद बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात की जब हम बात करते हैं तो लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं को देखा जाता है कि 1000 पुरुष पर महिलाएं कितनी उपलब्ध हैं, ये लिंगानुपात होता है। लेकिन रसिया के बारे में अगर बात करें तो वहां पर प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों को देखा जाता है। अपने आप में जब हम बात करते हैं तो रसिया की कंडीशन अलग है। हमारे यहाँ क्या देखते हैं कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की क्या उपलब्धता है, कितनी महिलाएं उपलब्ध हैं पुरुष पर। और जब रसिया के बारे में बात करते हैं तो रसिया में अपोजिट हो जाता है, वहां देखा जाता है कि प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की कितनी उपलब्धता है। उतनी महिला होने के बाद भी देखिए पुतिन वहां का आज तक महिला कोई राष्ट्रपति नहीं बन पाई है। राष्ट्रपति से अमेरिका के भी, ठीक है, लेकिन वहां पर आज तक जो है रसिया में एक भी इतनी महिला होने के बावजूद, रसिया में अमेरिका में हिलरी क्लिंटन के बाद चल भी रही थी तो कहाँ बनी, नहीं बनी। ठीक है, अभी तो उपराष्ट्रपति बनी हुई है, अभी जो कि भारतीय मूल की ही है, आपको पता होगा, लेकिन राष्ट्रपति अभी तक तो नहीं बनी अमेरिका में भी। इस मामले में हम बहुत आगे हैं। तो इसके बारे में बात, 9 इसको तो सिंपल सा है, 943 है, क्योंकि जो भी अर्डर दिया हुआ बहुत ज़्यादा अंतर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि रसिया जो है, रसिया कुछ ऐसी कंट्री है, लेकिन आपके प्रश्न में जाएगा तो रसिया ही मेंशन रहेगा कि जहाँ पर कि महिलाओं का जो लिंगानुपात निकाला जाता है रसिया जैसे देश में, वो प्रति 1000 महिलाओं पर निकाला जाता है। और हमारे यहाँ भारत में और भारत के आसपास के जो देश हैं और अधिकतर देशों में जो निकाला जाता है लिंगानुपात, वो पुरुषों के
अंगेस्ट निकाला जाता है। ठीक है ना। तो ये जो मेथड निर्भर करता है कि अगर महिलाएं ज़्यादा है तो महिला रेफरेंस लेते, हमारे यहाँ पुरुष है तो फिर पुरुष रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 26, भारत में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश। तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व हम जानते हैं कहाँ, बिहार में है। बिहार में जनसंख्या 1106 पर्सन पर किलोमीटर है, ये जानते होंगे। और अरुणाचल प्रदेश में इससे कम है, यहाँ पर क्या है 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, ये सबसे कम वाला यही हो जाएगा। कौन? उत्तर प्रदेश। ये थी बिहार सबसे अधिक है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश है। ये बहुत पहले से ये चला रहा। अरुणाचल प्रदेश तो इसके पहले सेंसस में 13 ही था, 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में भारत में साक्षरता दर के आकलन के संदर्भ में लिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? साक्षरता दर के आकलन के लिए, साक्षरता दर के आकलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है पर लिख नहीं सकता उसे साक्षर नहीं माना जाएगा। जो व्यक्ति, गर्मी बहुत है, जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है पर लिख नहीं सकता उसे साक्षर नहीं माना जाता है। कहा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है? दूसरा है, दूसरा कह रहा है कि केवल 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं गिना जाता, चाहे वे पढ़ या लिख सकते हो। तीसरा है, जनगणना की दृष्टि से वह व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो किसी भी भाषा में पढ़कर और लिख सकता है, पढ़ लिख सकता है। चौथा है, किसी जिले में पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है, इसका यह अर्थ नहीं कि उस जिले में 100% जनता साक्षर हो गई है। और यहाँ पर पुट दिए हुए हैं, ठीक है, उसे मिलाना है, मतलब जवाब देना है 1 2 3 सही है कि 1 2 4 सही है कि 1 3 4 सही है। ठीक है, तो एक पहली बार जो सिंपल समझ में आता है, हाँ बिल्कुल 7 वर्ष है, वही मैं कह रहा था कि 7 वर्ष है, क्योंकि केवल 5 वर्ष से कम आयु नहीं है। क्या है ये? 7 वर्ष से कम आयु है। तो जहां पर 2 2 है उसी तरीके से हट जाएगा। तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, हट गया। ठीक है ना, बिल्कुल यहीं से हो जाता है। तो इसका आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि सी। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिल्कुल ज्योति सही है, 27 का आंसर सही है। तो क्या आ जाएगा? जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है पर लिख नहीं सकता उसे साक्षर नहीं माना जाएगा, क्योंकि पढ़ना लिखना दोनों जरूरी है। दूसरा है, केवल 5 वर्ष नहीं है, केवल 7 वर्ष मेंशन है, यहाँ पे गलत है, 7 वर्ष से कम, ये गलत है। तीसरा, जनगणना की दृष्टि से वह व्यक्ति साक्षर माना जाता है किसी भाषा में पढ़ सकता और लिख सकता है। और पूर्ण साक्षरता का मतलब यह नहीं है कि 70% जनता साक्षर हो गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका बात है, समुदाय पारिस्थितिकी किसका है? सिंक्रोनोलॉजी किसका अध्ययन करता है? विशिष्ट जीव उनके पर्यावरण से, विशिष्ट जीवों से नहीं है, जीव समुदाय उनके पर्यावरण से। विशिष्ट नहीं होता है, जीव समुदाय से होता है। तो इसका आंसर क्या होता है? बी होगा। क्या होगा? बी होगा, क्योंकि जीव समुदाय इसमें है, ना कि विशिष्ट। विशिष्ट नहीं होता है, जीव समुदाय, पूरे समुदाय, कम्युनिटी की बात करता है, कम्युनिटी और इन्वायरमेंट की बात करता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर क्या होगा? बी होगा। बिल्कुल सही है, 28 का बी। इसके बाद बात करते हैं 29। ओवरशूट का मतलब क्या होता है? देखिए, ओवरशूट का मतलब होता है कि अपनी सीमा से बाहर जाना। ओवरशूट का सिंपल सा मतलब होता है अपनी सीमा से बाहर जाना। क्या होता है? अपनी सीमा से बाहर जाना। ठीक है, अपनी सीमा से बाहर जाना। तो ओवरशूट का मतलब है संसाधन का नगण्य उपयोग और दोहन। ठीक है, दूसरा है संसाधन का अल्प उपभोग और दोहन, और संसाधन का अति उपभोग और दोहन। तो जो मैं बता रहा हूं कि अपनी सीमा से बाहर जाना, तो अपनी सीमा के बाहर जाना क्या नगण्य दोहन से होगा? नहीं। अल्प दोहन से होगा? नहीं। किससे होगा? अति दोहन से। अति दोहन ही अपनी सीमा के बाहर चला जाता है। ठीक है ज्योति, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओवरशूट का मतलब समझते हैं, तो इसका आंसर के जवाब देना बिल्कुल सही है। गुड्डी सही है, आपका सोनू सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपनी सीमा से बाहर चले जाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30। प्राणियों और पादपों की जातियों में
अधिकतम विविधता मिलती है। अधिकतम विविधता जातियों की उत्पत्ति के लिए, मतलब जातियों की उत्पत्ति के सबसे अनुकूल जो बात है वो है कि अधिक तापमान और अधिक वर्षा। क्या है? अधिक तापमान और अधिक वर्षा। अधिक तापमान एवं अधिक वर्षा। जहां पर अधिक तापमान अधिक वर्षा होती है, आर्द्रता अधिक होती है, वहां पर जीवों की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाएं मिलकर अनुकूल दशाएं बन जाती हैं। तो कहां पर अधिक तापमान अधिक वर्षा होगा? शीतोष्ण पर्णपाती वन में तो नहीं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में तो हाँ, अत्यधिक प्रदूषित नदियों में तो नहीं। तो स्वाभाविक है कहां पर मिलेगा अधिक तापमान अधिक वर्षा? कहां होती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। तो सर्वाधिक विविधता कहां पर मिलेगी? बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। जैविक विविधता उष्णकटिबंधीय वनों की सबसे अधिक होती है। ठीक है, जैविक विविधता जो होती है उष्णकटिबंधीय वनों की सबसे अधिक होती है। इसलिए होती है कि वहां तापमान भी अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होती है। बात समझ गए? ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और क्वेश्चन नंबर है 31। इको मार्क क्या है? इको मार्क क्या है? इसके जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि इसका जवाब बहुत ही साधारण है, आप आसानी से इसको दे सकते हैं। 31 जवाब दीजिए। 31 का आप लोग जवाब दीजिए। इसके जवाब देना काफी ही आसान है। बताइए 31। ऑप्शन में पढ़ दे रहा हूं, ऑप्शन पढ़ दे रहा हूं मैं। ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन है एक औद्योगिक इकाई को प्रदूषित रहित का लेबल लगाने की योजना। ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या लिखा है, प्रदूषण रहित। ठीक है। दूसरा है उपभोक्ता उत्पाद को पर्यावरण हितैषी के रूप में लेबल लगाने की योजना। पर्यावरण देखिए, मतलब प्रदूषण रहित और पर्यावरण हितैषी के रूप में। और दूसरा है मूल्य प्रभावी उत्पाद तकनीक। इको मार्क जो यूज किया जाता है, ठीक है, बताइए और भी लोग जवाब दे। हाँ बिल्कुल, इको मार्क। विद्यानंद आपका जवाब सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता उत्पाद को पर्यावरण हितैषी, इकोलॉजिकली फ्रेंडली होता है, उसको क्या होता है? इको मार्क, इको एंड फ्रेंडली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बिल्कुल सही है। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। गुडी सही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है पर्यावरण, थोड़ा सा समय भी हो गया। पर्यावरण न्याय से संबंध एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2005 ईस्वी में बना था। ये पता, प्रश्न बार बार इससे पूछा जाता है। एनजीटी से क्वेश्चन बार बार आता है हर एग्जाम। आज भी 2005 ईस्वी में, 2005 का यह एक्ट है, 2006 में गठित हो गया था। एक्ट 2005 के था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका आंसर क्या होगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये पर्यावरण के संबंध में एक ट्रिब्यूनल है, सेमी जुडिशरी इसको पावर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी। ग्रीन होगा, जनरल नहीं होगा, पता नहीं अब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये कब बना था? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2005 ईस्वी में आया था, गठन 2006 ईस्वी में हो गया था। ये होगा इसका आंसर 32 का। बिहार के उत्तर के मैदानी भाग का निर्माण, बिहार के उत्तर गंगा के मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ था? ठीक है, हमारे सामने है उत्तर गंगा, गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। दूसरा गंगा और सोन नदी के निक्षेप से। अगला है सोन और कोसी नदी के निक्षेप से। तो गंगा के बिहार के उत्तर मैदान, बिहार के उत्तर गंगा के मैदानी भाग का निर्माण गंगा सहायक नदी के निक्षेप हुआ है। ठीक है, गंगा और सोन से नहीं हुआ क्योंकि सोन दक्षिण से आती है। गंगा और कोसी के निक्षेप से हुआ है, ये सही है, क्योंकि सोन नहीं है इसलिए यहाँ भी सोन दे दिया है। सोन दक्षिण से आती है। मैं देखता हूँ सोन को दिया गया है कि नहीं। देखिए, अगर हम मानचित्र के बारे में बात करें, बिहार के बारे में, तो यहाँ से गंगा नदी से प्रवाहित होती है। सोन नदी यहाँ से जाकर के मिलती है, ऐसे जाकर के सोन नदी पटना के फतुहा में आकर के, सॉरी, मनेर के आसपास आके मिल जाती है सोन नदी। तो दक्षिण से हो गई ना। बाकी तो ये गंगा सहायक नदियाँ जो भी है, तो सहायक तो ये भी है, सोन भी है, लेकिन
गंगा उसकी सहायक नदी के क्षेत्र दिया हुआ है, तो गंगा उसकी सहायक नदी क्षेत्र मतलब की है कि इस बेसिकली जो है उत्तरी भारत की जो उत्तरी सहायक नदी है उसके बारे में बात कर रहा है, बात समझ रहे हैं ना, उसी के बारे में बात कर रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। गंगा वाला सोन वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है, सोन वाली बात जो है, ठीक है, सोन वाली बात इसमें नहीं हो पाएगी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया था, जब झारखंड राज्य के पास जो है कितना प्रतिशत जमीन बच गया था। तो जब बंटवारा किया गया था तो जनसंख्या तो हमारे यहाँ सबसे अधिक रह गई थी, उसके यहाँ पर जनसंख्या नगण्य था। जनसंख्या के हिसाब से जब हम जमीन की बात करते थे, हमारे यहाँ जमीन झारखंड से कुछ अधिक था, लेकिन जनसंख्या जितना बड़ा भाग था उसकी तुलना में बिल्कुल कम था। बिल्कुल सही जवाब दिया विद्यानंद, उन्होंने क्या था 54%। 46% किसके पास चला गया, झारखंड के पास चला गया, और बाकी जमीन किसके पास रह गया था, बिहार के पास। तो जनसंख्या कितना था, 54% की बात थी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 35। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, भारत के वन रिपोर्ट 2011, हाँ सही है, इसको देख लीजिएगा बढ़िया से समझिए। भारत वन राज्य रिपोर्ट 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जिले की है। क्वेश्चन को ठीक से देख लीजिए, जरा सा बताइए, जवाब तो आ गया है लेकिन फिर भी देखिए। देखिए, ये अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं ले तो कोई बात नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जिले में है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको समझिए, ठीक है। मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखिए, वन क्षेत्रफल की जब आप बात करते हैं तो देखिए सबसे अधिक जो है दिया है, टॉप डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार फॉरेस्ट कवर एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। पहला कौन सा है, कैमूर है, 1051.56 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद वेस्ट चंपारण 903.34 वर्ग किलोमीटर, रोहतास 669.9 वर्ग किलोमीटर, जमुई 661.17, गया 602, नवादा 516। सबसे आश्चर्य की बात है गया के बारे में, गया में दे दिया 602.55 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये दे दिया है टेस्ट कवर के बारे में। जब हम परसेंटेज के बारे में बात करते हैं तो पहले स्थान पर कैमूर तो है, लेकिन दूसरे स्थान पर देखिए वेस्ट चंपारण नहीं है, कौन आ गया, जमुई आ गया, उसके बाद नवादा आ गया, मुंगेर आ गया, पांचवें स्थान पर वेस्ट चंपारण है। क्षेत्रफल में अधिक है, लेकिन परसेंटेज के बारे में बात करते हैं पूरे बिहार के बारे में परसेंटेज पर, तो वेस्ट पांचवें पर जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। इसका स्रोत क्या, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है। और ये भी देखिए शेखपुरा में सबसे कम है फॉरेस्ट कवर के बारे में, ऐसे भी 0.17%, शेखपुरा में सबसे कम है, इसको ध्यान रखिएगा। ये मैंने बता दिया आपके सामने, स्क्रीनशॉट में फिर से कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बहुत काम का ये इन्फॉर्मेशन है, आप इसको कर लें, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बिहार में सर्वाधिक नम भूमियां, नम भूमि है, मानव युक्त अंतःस्थली है, नम भूमि है, समुद्र भूमि है। अच्छा, नम भूमि का मतलब होता है वेटलैंड्स है, ठीक है। इसके जवाब दूंगा मैं, लेकिन एक चीज बात समझ लीजिए कि नम भूमि, बिहार में बहुत सारी नम भूमियां हैं, हर जगह बहुत नम भूमि होती है, लेकिन सभी नम भूमि जो है रामसर साइट नहीं होती है, सभी नम भूमि जो है रामसर साइट नहीं होती है। तो भारत का प्रथम रामसर आर्द्र भूमि, सॉरी बिहार की प्रथम रामसर आर्द्र भूमि जो है कौन सा है, कांवर झील है। कौन सा है, कांवर झील प्रथम है भारत का, सॉरी भारत आ रहा, बिहार का प्रथम है कांवर झील। अभी बिहार का भी एक दिन पहले बिहार के और दो वेटलैंड्स को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, नागी और नकटी, ठीक है। तो इसके बाद कौन आ जाएगा, सेकंड पे आ जाएंगे नागी और नकटी, नागी, और थर्ड कौन हो जाएगा, नागी जमुई में है, और नकटी तो अगर पूछे, अगर पीटी के परीक्षा में टीचर वाले में आ जाता है कि बिहार में कितनी ऐसी आर्द्र भूमियां हैं, आर्द्र स्थल है जिन्हें रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, तो मत मारिएगा एक, कितना मारिएगा, 3 मारिएगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है
कि भारत में, सॉरी भारत हर बार कि बिहार में, बिहार का पहला रामसर स्थल या रामसर आर्द्रभूमि कौन है? तो कौन आ जाएगा? कांवर, प्रथम है ये। आज इस अभी 2 दिन पहले 2024 ईस्वी के जून महीने में अभी 2 दिन पहले नागी और नकटी को भी आर्द्रभूमि में शामिल कर दिया गया है। नागी और नकटी कहाँ पर है? जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। अब इसका 36 के बारे में जवाब अगर पूछा जाए कि बिहार में सर्वाधिक नम भूमि, रामसर के बारे में नहीं पूछ रहा है, रामसर आर्द्रभूमि के बारे में नहीं पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है? नम भूमि वेटलैंड्स के बारे में। कौन कौन से हैं? तो मानव निर्मित है तो नहीं है, समुद्र है नहीं है, तो कौन सा? प्राकृतिक अंतस्थलीय भाग है, जिसका आंसर 36 से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ नागी और नकटी जमुई में है, बिल्कुल सही जानते हैं आप लोग। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी, जब हम बात, कछारी का मतलब होता है जलोढ़, या कछारी है जिसका मतलब क्या होता है? जलोढ़। ये दो होती है, नवीन और पुरानी। ठीक है, नवीन को हम लोग बोलते हैं खादर और पुरानी को बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। खादर और बांगर। तो पूछा जा रहा है कि पुरानी का अच्छा, तो कौन हो जाएगा? बांगर हो जाएगा। बी, इसमें बहुत ज्यादा सोचना है, बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये भावर, भाबर है, भावन हो गया, भावर। भावर, भावर तो होता है जो हिमालय के तराई का भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं? भावर कहा जाता है। इसका क्या हो जाएगा? बी। गर्मी ज्यादा है इसीलिए कभी कभी थोड़ा सा हाथ इधर उधर करना पड़ता है। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी से, ये प्रश्न जो है पहले भी कई परीक्षाएं पूछा जा चुका है कि सोमेश्वर के पहाड़ी से निकलने वाली नदी का नाम बताइए। बताइए जरा सा, तो कौन सी नदी है सोमेश्वर के पहाड़ी से निकलने वाली? बताइए, जल्दी से बताइएगा। सोमेश्वर की पहाड़ी, एक तो पहले सोमेश्वर की पहाड़ी क्या है? ये क्या है? ये हिमालय का भाग है ना भाई, हिमालय का भाग है। हिमालय में किसका भाग है? शिवालिक का भाग है। किसका भाग है? शिवालिक का भाग है। विद्यानंद सही है। 38 का ए बिल्कुल सही है, बूढ़ी गंडक। चलिए, क्या है? बूढ़ी गंडक। ठीक है, हाँ सही है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित हो नदियां जो कि गंगा में मिलती है, उत्तरी भाग में नदियां जो गंगा में मिलती है, गंगा में मिलती है। पूरब से पश्चिम, ध्यान रखिए, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि पूछिएगा पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूछता है, बदल देता है, कभी पूरब से पश्चिम, कभी से पश्चिम से पूरब कर देगा, कभी उत्तर से दक्षिण, कभी दक्षिण से उत्तर कर देगा। तो पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने क्रम सही, पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। तो महानंदा, कोसी, ठीक है, कोसी के बाद है बलान, इसके बाद है बूढ़ी गंडक, बागमती तो गलत हो गया क्योंकि बागमती दे दिया बाद में। इसके बाद कोसी, कोसी के बाद बलान, कमला, महानंदा। पूरब से पश्चिम की बात कर रहा है ना, हाँ तो ये भी गलत है। इसके बाद ये भी गलत है। पहला महानंदा, कोसी, बलान, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा, कोसी, बलान, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के बाद बागमती दिए हुए है, इसमें तो कोई इसे मिलेगा ही नहीं। अगर 39 के बारे में बात करें, 39 का एक कैसे हो सकता है? ये होगा ही नहीं भाई। महानंदा यहाँ पर हो गया, महानंदा के बाद कोसी है, कोसी के बाद ठीक है बाग कमला बलान यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे बूढ़ी, बागमती होना चाहिए, उसके बाद बूढ़ी गंडक होना चाहिए। बूढ़ी गंडक, बूढ़ी पहले बागमती होनी चाहिए ना, उसके बाद बूढ़ी गंडक होनी चाहिए। इसका आंसर गलत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, 39 का आंसर दीजिए भाई। 39 का आंसर बताइए। ई हो जाएगा, इसके इनमें से कोई नहीं होगा, आप ध्यान रखिए। इसी तरह से गलत हो जाता है एग्जाम में भी, इसी में गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए बूढ़ी गंडक के बाद बागमती नहीं, बागमती बूढ़ी गंडक से पहले ही बागमती है ना, ठीक है ना, बूढ़ी गंडक से पहले। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, बिल्कुल सही है ज्योति, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बटेश्वर जलाशय योजना, ये तो झारखंड और बिहार की है। ये झारखंड वही प्रश्न पूछा है, झारखंड जेपीएस से भी प्रश्न पूछा हुआ है ये जेपीएस से प्रश्न नहीं था, कहाँ पर? झारखंड और बिहार का है। ठीक, जलस्थल पर जो है वो, हाँ झारखंड बिहार की है। तो इस प्रकार से प्रश्न को बनाइए, सॉल्व कीजिए, और हो सके तो एटलस के सहारे जो ज्योग्राफी की पढ़ाई कीजिए। और बिहार की ज्योग्राफी पढ़ने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा आपका सर पर है,
बिहार ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आप काम कीजिए कि आप चले जाइएगा अशोक राजपथ में। तो अशोक राजपथ पर, अशोक राजपथ पटना में, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा एटलस मिलता है। सॉरी, एटलस नहीं, एटलस तो नहीं, एटलस नहीं, मैप। यहाँ पे चले जाइएगा तो मैप बेचते हैं, सब मानचित्र बेचते हैं। 20 रुपये से लेकर के 30 रुपये के बीच जो है ये बेचते हैं। एक पेज का होता है, एक पेज का होता है। एक तरफ बिहार का पॉलिटिकल रहता है, डिस्ट्रिक्ट रहता है, और एक तरफ पर्वत पठार मैदान रहता है। या एक ही पेज पर ऊपर में डिस्ट्रिक्ट रहेगा, नीचे पर्वत पठार मैदान। इसको ले लीजिए। इसको लेने से आपको बहुत सुविधा हो जाएगी। ज्योग्राफी के प्रश्न जो है ना, आपको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कहीं से नोट से कहीं से मिल जाएगा और आपको बहुत मदद हो जाएगा। तो 20-30 रुपये बिहार का मानचित्र ले लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। और इतने पेशेंसली आपने सुना और ध्यान दिया। और गॉड ब्लेस यू। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चर्चा करेंगे। थैंक यू।